क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज की हम क्लास में संविधान की सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। तो संविधान के सीरीज में हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि संविधान का पृष्ठभूमि, संविधान के पृष्ठभूमि। तो संविधान के पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने समझा कि किस प्रकार संविधान के जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे, कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके माध्यम से ब्रिटिश कैसे भारत में राज किया, फिर ब्रिटिश राज के अधीन कैसे भारत का शासन व्यवस्था रहा। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 तक के जो अधिनियम है उस अधिनियम को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इसे अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम संविधान के इस सीरीज में सेकंड टॉपिक देखेंगे, संविधान सभा के निर्माण। संविधान सभा के निर्माण। तो संविधान सभा के निर्माण को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। संविधान सभा के निर्माण, सबसे पहले आप समझें ये संविधान सभा होता ही क्या है, ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार के नियम कानून बनाने के लिए या विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के लिए जिससे पूरा देश संचालित होगा, जिसके नागरिक राजनीतिक सैन्य शक्ति जिसमें निहित होगा, ऐसे चीजों का निर्माण करने के लिए हमें कोई ना कोई एजेंसी तो चाहिए जिस पर हमें ट्रस्ट हो, ठीक है, जो निर्वाचित हो या फिर वयस्क मतदाता के द्वारा या अप्रत्यक्ष तरीके से, किसी भी तरीके से, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा विभाग होना चाहिए जो इसको बनाने का काम करे। तो इसीलिए एक संविधान सभा का जो है कह सकते हैं मांग धीरे धीरे उठने लगा था आजादी के साथ साथ, क्योंकि हम आजादी की ओर बढ़ तो रहे थे, स्वतंत्रता की ओर तो बढ़ रहे थे भारत धीरे धीरे। सबको पता था कि लगभग 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम लाया गया तो उस समय स्थिति ऐसा हो गया था कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस या कहें स्वतंत्रता ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही पड़ता। तो यहाँ पर धीरे धीरे स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ हम जो है संविधान सभा की मांग भी करते रहे। तो इसी सीरीज में सबसे पहले अगर हम देखें कि संविधान सभा की मांग किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के निर्माण जो है एक कह सकते हैं आत्मनिर्णय से जुड़े हुए एक आता है, यह है स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की क्या किससे है? स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 में 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 में इसका एक अधिवेशन बुलाया गया था रांची में इसके अधिवेशन बुलाए गए। इस अधिवेशन में जो है ये फैसला लिया गया कि जो है हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, एक संविधान सभा होना चाहिए, ठीक है, जो भारत के लिए नियम कानून वगैरह का निर्माण कर सके। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 में रांची के अधिवेशन में जो है संविधान सभा का जो है मांग किया गया था। तो संविधान सभा का मांग, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, सर्वप्रथम है ये ना। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा ही मई 1934 में संविधान सभा का मांग रखा गया। इसके बाद एक वामपंथी कह सकते हैं नेता का नाम आता है एम.एन. रॉय का नाम। इसी वर्ष 1934 में ही एम.एन. रॉय ने एम.एन. रॉय एक नाम है एम.एन. रॉय रॉय के द्वारा 1934 में ही 1934 में ही इन्होंने भी कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो भारत के आने वाले समय के लिए नियम कानून का निर्माण कर सके, ठीक है। तो इन्होंने भी मांग रखा एम.एन. रॉय ने 1934 में, ठीक है। मनिंद्र नाथ रॉय का इसका पूरा नाम है। 1934 में इन्होंने ये मांग रखा था और ये कौन थे? तो वामपंथी दल के नेता थे, कह सकते हैं वामपंथी नेता से जुड़े हुए हैं एम.एन. रॉय, मनिंद्र नाथ रॉय। तो 1934 में इन्होंने मांग रख दिया। इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी आता है उत्तरदायित्व। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? 1934 में जब स्वराज पार्टी, मनिंद्र नाथ रॉय इन सभी ने संविधान सभा का मांग जो है रखते गए, तो इसके बाद 1935 तक 1935 तक आते आते कांग्रेस ने भी कहा कि जो है एक संविधान सभा देश के लिए होना चाहिए। तो कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो आने वाले दिनों के लिए नियम कानून वगैरह का निर्माण करेंगे। तो सर्वप्रथम
कौन से? स्वराज पार्टी ने 1934 में, फिर मनेंद्र नाथ राय ने 1934 में ही मांग रखा, फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, फिर लगभग 1936 के बाद जब इनके वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया इसमें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा होना चाहिए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका घोषणा भी किया था। फिर बाद में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का जल्द ही गठन किया जाएगा। लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव 1940 असफल प्रयास रहा। तो इसके बाद 1942 की एक घटना आता है, उसकी जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि 1942 की क्या है चीजें समझना जो संविधान सभा से जुड़े हुए हैं। तो 1942 में अगर हम देखें तो ये जो समय था द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे बहुत ही अधिक प्रेशर हो गए थे कि जो है भारत की जल्द से जल्द हमें सहायता चाहिए। भारत के जो राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य भी दल, सभी ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसके बाद जल्द से जल्द प्रयास किया गया कि भारतीय लोगों को मनाया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। फिर स्टोफर्ड क्रिप्स के अगुवाई में एक शिष्टमंडल भारत भेजा गया, इसे ही क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध मिला 1942 का। तो क्रिप्स मिशन 1942 में इसमें एक ही शिष्टमंडल एक सदस्य होते थे और उस सदस्य का नाम थे स्टोफर्ड क्रिप्स। इसका नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स। तो स्टोफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में शिष्टमंडल भारत आता है और यह जो है बातचीत का दौर आगे बढ़ाता है, भारतीय लोगों से मिलते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सब से चर्चा करता है। चर्चा करने के बाद इनके द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा, या कहे स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम जो है युद्ध उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है ना, याद रखेंगे, क्योंकि ये सर्वप्रथम प्रयास था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव में केवल स्वीकार किए गए थे कि हाँ होगा, लेकिन ये पहला प्रयास किया गया, सर्वप्रथम प्रयास किया गया। हाँ जरूर असफल जरूर थी, ठीक है, असफल प्रयास था जरूर, लेकिन पहला प्रयास था। तो स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा ही, या कह सकते हैं क्रिप्स मिशन के द्वारा ही सर्वप्रथम अगर हम देखें तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात किया गया। संविधान सभा का गठन, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का जो है यहाँ पर बात रखा गया। और ये संविधान सभा के गठन के बारे में जो है कहा गया कि जो गठन होगा वह युद्ध उपरांत होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होगा। अब कब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हमें थोड़ी ना पता है, अब कब बाबा मरेगा तो कब बड़ा भात खाएंगे वाली बात है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हमें बरगलाने के लिए कह सकते हैं अंग्रेज कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर संविधान सभा के गठन का तो मांग रखा गया, लेकिन कहा गया कि हम गठन तो करेंगे लेकिन युद्ध के पश्चात करेंगे, द्वितीय युद्ध के पश्चात ही हम जो है संविधान सभा का गठन भारत के लिए करेंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा ये भी उन्होंने उल्लेखित कर दिया कि संविधान सभा में जो है कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो उल्लेखित किया, तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा जो निर्माण होगा इसमें जो है प्रांत का जो सदस्य रहेंगे यह जो है व्यस्त मतदाता के द्वारा चुना जाएगा। व्यस्त मतदाता के माध्यम से निर्वाचित होगा, कहा गया इनका निर्वाचन होगा, ठीक है, इनके निर्वाचन होंगे व्यस्त मतदाता के द्वारा। और इसे जो है रियासत इलाका के जो इलाका के क्षेत्र है उसके लिए कहा गया कि मनोनीत होगा, जो इसके मेंबर होंगे रियासत इलाका के वह मनोनीत होगा। इस प्रकार यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया कि संविधान सभा जो है किस प्रकार गठित होगा। तो भारत की जो स्थिति था दो भागों में थे, एक प्रांत था और एक तरफ रियासत हुआ करते थे। तो प्रांतों से जो है कहा गया कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन वगैरह करेंगे और इससे जो है मेंबर चुनकर आएंगे, वही संविधान सभा का मेंबर होगा। लेकिन रियासत के लिए कहा गया कि आप जो है मनोनीत वगैरह कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और इसमें पॉइंट जोड़ा गया था
अगर कोई प्रांत चाहता है, अगर कोई प्रांत चाहता है कि वह भारत के साथ नहीं रहता है, नहीं रहना चाहता, या फिर संविधान सभा में इस भाग में भाग नहीं लेना चाहता है, संविधान सभा के किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को नहीं मानना चाहता है, तो वह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी संधि कर सकता है या फिर चाहे तो अलग भी रह सकता है। इस प्रकार क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये प्रस्ताव वगैरह जोड़ दिए गए। तो इन सभी को आप लोग नोट्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन के माध्यम से क्या क्या जोड़े गए, तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग रखा गया, लेकिन युद्ध के पश्चात। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। सेकंड नंबर पर आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उसके बारे में कहा गया कि ये जो प्रांत से आएंगे वह निर्वाचित होंगे और जो रियासत से आएंगे वह मनोनीत होंगे, नाम निर्दिष्ट होगा, उसको मनोनीत किया जाएगा। तो ये जो है पॉइंट इसमें जोड़े गए। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण है, क्रिप्स मिशन से जुड़े हुए ये एग्जाम में बनते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन असफल था। असफल होने के पीछे कारण क्या था, तो असफल होने के पीछे इसके कारण था भारतीय लोगों ने मांग किया कि हमें तत्काल चाहिए, ठीक है, तत्काल चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पहले हमें जो है स्वतंत्रता दीजिए, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए, तभी हम आप पर विश्वास करेंगे। और इसके कारण ये जो प्रस्ताव है असफल साबित हो गया, ठीक है, असफल रहे। फिर इसके बाद आगे क्या होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ता गया। भारत में फिर भारत छोड़ो आंदोलन फिर प्रारंभ हो गए 1942 में। फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के बम विस्फोट, परमाणु हमला हो गया घटना, और इसी घटना के पश्चात विश्व स्तर में सभी जो है शांतिमय तरीके के लिए संधि समझौता करने लगे। और इसी समय एक भारत के लिए प्रस्ताव भेजा गया, वह थे कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ही मेन जो है भारतीय संविधान सभा के गठन के कह सकते हैं बुनियाद है। उन्होंने ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया है। किसने, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो चलिए समझते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब समझेंगे कैबिनेट मिशन योजना को। कैबिनेट मिशन योजना, इससे भी जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संविधान सभा का। तो याद रखना, ये जो पॉइंट है जरूर आप नोट कर लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1946 जिस भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें आने की संभावना, अगर कोई संविधान सभा के निर्माण से पूछा जाता है तो ये जरूर पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना क्या है, तो ये बना था 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण तथा भारतीय स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो मुद्दे वगैरह हैं उसके लिए जो है एक कमेटी गठित किया गया। उच्च मंत्रिमंडल जो समिति है उसके गठित किए गए, जिसमें जो है अध्यक्ष वगैरह या मेंबर वगैरह की बात करें तो इसमें टोटल जो है 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। पहला थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो थे ये पहले मेंबर थे और यह जो है अध्यक्ष थे तो कैबिनेट मिशन योजना के। तो ये अध्यक्ष रहे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। लॉर्ड पेंथिक जो लॉरेंस थे इस समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव के पद पर थे। तो ये भारतीय सचिव थे, वैसे सेक्रेटरी के पद पर थे, इसी को ही भेजा गया था। तो उच्च मंत्रिमंडल ये कमेटी थे, भारतीय सचिव के पद पर थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर के देखें तो सेकंड नंबर पर जो 1942 में स्टोफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था वो भी इस दौरान थे। तो यहाँ पर सेकंड सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स जो है इसके सेकंड मेंबर रहे। थर्ड मेंबर थे इसके ए बी अलेक्जेंडर, ये इसके सेकंड मेंबर थे। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। इस प्रकार टोटल 3 मेंबर थे इसमें, अध्यक्ष सहित।
अब इस मिशन को कहा गया, या उच्च मंत्रिमंडल सदस्य जो 1946 में गठित हुआ, इसको कहा गया कि आप भारत के लिए जो है संविधान सभा के गठन किस प्रकार होगा, उनका निर्माण कैसे होगा, सब कुछ जो है डिटेल में आप बताएंगे। और इसी के तहत संविधान सभा का फिर गठन हुआ। इन्होंने कहा कि भारत के लिए जो संविधान सभा गठित होगा, संविधान सभा, तो भारत के लिए संविधान सभा का गठन का जो प्रस्ताव है या प्रावधान है, इसी कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से होता है। तो इसके अंतर्गत प्रावधान में अगर हम देखें क्या क्या था, तो इसमें प्रावधान में आप कह सकते हैं कि संविधान सभा के गठन का प्रावधान रहा। ठीक है, अब ये संविधान सभा के गठन कैसे होगा, इन्होंने पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण किया और स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि संविधान सभा का जो गठन होगा वह जो है प्रांतीय विधानसभा के एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुना जाएगा, प्रांतीय सदस्यों को। लेकिन इसमें रियासत के भी सदस्य रखे गए, तो प्रांतीय सदस्य और रियासत सदस्य दोनों से मिलकर जो है ये संविधान सभा गठित होगा, इस प्रकार कहा गया। अगर हम देखें कि इसमें टोटल मेंबर कितने रखे गए, तो टोटल मेंबर रखा गया संविधान सभा के अंतर्गत जब गठन के प्रावधान में रखा, तो इसमें कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य रहेंगे। कुल जो सदस्य की संख्या है कितने रहेंगे, 389 रहेगा कुल मेंबर की संख्या, कुल सदस्य की संख्या। ठीक है, तो कुल सदस्य 389 सदस्य टोटल इस संविधान सभा के अंतर्गत रहेंगे। इसको भी विभाजित कर दिया गया दो भागों में, तो 389 सदस्य को विभाजित कैसे किया गया, तो टोटल सदस्य 389 रहे, इसको जो है दो भागों में विभाजित किए गए। एक प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे और एक रियासत, एक प्रांत था और एक रियासत थी। तो प्रांत से अगर हम देखें तो प्रांत से टोटल मेंबर जो चीफ कमिश्नर के 4 सदस्य थे उनके अगर हम साथ ले लें तो उनके साथ जो है टोटल हो जाएंगे 296 मेंबर। तो 296 मेंबर प्रांत से थे, रियासत से जो मेंबर थे केवल 93 मेंबर थे। ठीक है, और ये जो प्रांत वाला है, अगर केवल प्रांत कहें, केवल प्रांत 4 चीफ कमिश्नरी को छोड़ दें, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उसको अगर छोड़ दिया जाए तो केवल प्रांत से 292 मेंबर आ जाते हैं और प्रांत चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4। तो इस प्रकार टोटल 296 मेंबर प्रांत से चुने जाने थे और 93 मेंबर जो है रियासत से आए थे। तो इन्होंने कह दिया कि कैबिनेट मिशन ने कि भारत की जो संविधान सभा है उसमें जो है टोटल 389 मेंबर होंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया। अब इसके 389 मेंबर की इलेक्शन वगैरह कैसे होगा, कितने सदस्य जो है कितने लोगों के आबादी को प्रभावित करेगा या कितने लोगों को नेतृत्व करेगा उसका, तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर इसको विभाजित किया गया, इसको पूरे के पूरे सेट को। लगभग 1941 के जो जनगणना थे उस समय देश की जनसंख्या लगभग 39 करोड़ के आसपास था, इसीलिए 390 आप 389 आप मेंबर भी देख रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 लाख के आबादी पर एक सदस्य बनाए गए थे। तो इस प्रकार 389 कहेंगे तो लगभग 38-39 करोड़ की आबादी उस समय थे। जब हमें आजादी मिला तो उस समय भी इतने ही, क्योंकि 41 बिहार देश वर्ष में जनगणना होता है, तो 41 के जनगणना के आधार पर करीब करीब 38 से 39 करोड़ जनसंख्या थे भारत की। अगर आज की स्थिति में रहता तो सोचो कितने अभी जनसंख्या हो गया है। आज 2025 चल रहा है, अभी 100 वर्ष हुआ नहीं है, लेकिन हम 140 करोड़ प्लस हो गए हैं, पूरे विश्व में पहले नंबर पर आ गए हैं। सोच सकते हैं, अगर देखा जाए तो आजादी के समय केवल 38 से 39 करोड़, आज के डेट में 100 करोड़ हमने बढ़ा दिया, 100 साल हुआ नहीं और 100 करोड़ देश की जनसंख्या बढ़ गया है। तो अब की स्थिति अलग है, अब सब आजाद हैं, स्वतंत्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम तो 296 मेंबर प्रांत से थे, जिनमें से केवल प्रांत से कहा जाए तो 292 मेंबर थे, रियासत से 93 मेंबर थे। प्रत्येक सदस्य जो है लगभग कितने आबादी पर चुना जाना था, तो प्रत्येक सदस्य लगभग 10 लाख के आबादी पर चुना जाना था। प्रत्येक सदस्य लगभग 10 लाख की आबादी पर चुना जाना था या निर्वाचित होना था।
ठीक है। तो प्रत्येक 10 लाख के आबादी पर चुना जाना था और इसी के प्रारूप के आधार पर ये संविधान सभा के सदस्य के जो इलेक्शन वगैरह है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इलेक्शन कैसा होता है? इलेक्शन जो होते हैं प्रांतीय विधानसभा के मेंबर के माध्यम से होता है। जो प्रांतीय इलेक्शन है, प्रांत के जो सदस्य रहेंगे उसे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया। प्रांतीय विधान सभा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो है इसके निर्वाचन मंडल रहे इसके, तो इन सदस्यों को चुनने का तो निर्वाचन मंडल बनाया गया प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों, इसको जो है निर्वाचन मंडल बना दिया गया। कहा गया कि यह जो है व्यस्त मतदाता के द्वारा इलेक्शन नहीं हुआ है। याद रखना, प्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष इलेक्शन की बात करें तो वह इलेक्शन जिसमें आम मतदातागण, आप हम सभी जो है जिनका उम्र अभी वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक है, वह अगर किसी इलेक्शन में भाग लेते हैं तो उस मतदान को हम कहेंगे प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हमारे द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है, जैसे कि हम विधायक को हम लोग चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर को, लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, लेकिन जो विधानसभा के मेंबर है उनके द्वारा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष तरीके से आप कह सकते हैं इलेक्शन हुए और इसी सदस्य के माध्यम से संविधान सभा के मेंबर का चुनाव हुआ। जब चुनाव हुए तो चुनाव परिणाम आता है मई जून के अंतर्गत जब इलेक्शन हुआ 1946 में, तो चुनाव परिणाम के रिजल्ट जब आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। कांग्रेस के अगर आप देखें तो इसमें जो है सदस्य निर्वाचन जब हुए, सदस्य का इलेक्शन हुआ, सदस्य का निर्वाचन जब हुए तो उस समय कांग्रेस के जो मेंबर संविधान सभा में चुने गए थे वो 208 थे। 208 मेंबर कांग्रेस के जीत कर आए। टोटल 296 में 208 मेंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। इसी कारण कई बार एक ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम आता है जो पद्मश्री से सम्मानित हुए थे, इतिहासकार है ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है, आलोचना किया, कहा कि भारत का जो संविधान है कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। इस प्रकार इन्होंने आलोचना करके उपहास उड़ाने का भी प्रयास किया संविधान सभा का, क्योंकि सर्वाधिक मेंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही इसमें निर्वाचित हुए 208 मेंबर। इसके अंतर्गत मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य है वह चुने गए थे केवल 73 मेंबर ही मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए। ठीक है। इसके बाद जो है अन्य सदस्य की अगर हम बात करें तो अन्य जो है 15 सदस्य रहे, अन्य 15 सदस्य निर्वाचित हुए जो अलग अलग दल से आते थे। तो कांग्रेस 208 सीट पर, मुस्लिम लीग 73 सीट पर और अन्य जो है 15 सीट पर विजय हुए। इस प्रकार टोटल 296 के अप्रत्यक्ष तरीके से इलेक्शन हुआ। इसके बाद अगर हम समझें कि इसमें महिला सदस्य कितने थे, टोटल जो अपना संविधान के जो मेंबर थे 389, उसमें टोटल महिला की अगर आप बात करेंगे तो केवल 15 महिला ही संविधान सभा में चुने गए थे, केवल 15। ठीक है। आज की स्थिति में अब हम विधायिका में 1/3 का मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को 1/3 सीट मिलना चाहिए विधायिका में, ये मांग चला जा रहा है, आ रहा है। ठीक है। लेकिन उस समय केवल 15 महिला थे, जिनमें से कुछ नाम अगर हम जिक्र करें तो सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी वगैरह का नाम सुने ही होंगे, ये जो थे संविधान सभा के मेंबर थे। तो यहाँ पर महिला सदस्य अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे, महिला सदस्य कितने थे, तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या था 15 ही संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य थे। इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ स्थिति यहाँ पर सदस्य को लेकर संख्या घटने की प्रक्रिया आता है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि कैसे पाकिस्तान के विभाजन के बाद क्या हुए थे। पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात अब देखिए, जब 1946 में जो है संविधान सभा का गठन के प्रस्ताव रख दिया गया, इलेक्शन हुआ, जब हम आगे पढ़ेंगे बैठक को लेकर भी, तो
जब बैठक वगैरह हुए तो उस समय मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। फिर धीरे धीरे दंगा फसाद बढ़ते गया और इस कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश कर दी। योजना पेश करने के पश्चात भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र में बट गए। भारत जो है 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार दो राष्ट्र के रूप में निर्माण हो गया अपना भारत, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब स्थिति क्या हुआ संविधान सभा पर, चूंकि पूरा भारत से चुनकर 389 मेंबर आए थे, 389 मेंबर पूरे भारत से चुनकर आए थे। अब पाकिस्तान जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान दो पार्ट्स में थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, इस तरफ पूर्वी पाकिस्तान, तो इस तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो पूर्वी पाकिस्तान है आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो है तो दो पाकिस्तान क्षेत्र डिवाइड हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ, जो 389 मेंबर थे, इस बार संविधान सभा का जो कुल मेंबर बच गया अपने भारत के लिए, तो संविधान सभा के सदस्य टोटल इस बार बच गया कह सकते हैं 299 सदस्य बच गए। केवल 299 सदस्य ही रहे फिर संविधान सभा में। कब? पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात 1947 में। तो 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इससे पहले जब कैबिनेट मिशन के तहत लाया गया तो 389 मेंबर लाया गया था, 389 सदस्य बनाए गए थे। अब कितना बच गया? 299। इसमें से भी अगर हम प्रांत वाले हिस्सा को अलग कर दें तो प्रांत से जो है केवल 229 सदस्य ही थे। प्रांत से 229 सदस्य और रियासत इलाका से अगर हम सदस्य की बात करें रियासत से, तो रियासत से जो है 70 सदस्य बचे थे। बाकी सभी, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले रियासत इलाका थे और पाकिस्तान वाले जो प्रांतीय क्षेत्र से चुनकर आए हुए सदस्य थे वो भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, वो पाकिस्तान चले गए तो उनके मेंबर रहे, तो अपने भारत में केवल 299 सदस्य ही बचे। ठीक है, तो ये था संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव। किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के इलेक्शन कैसे हुए, संविधान सभा में कितने कितने पार्टी ने कितने कितने सीट जीता, इसे हम जो है अच्छे से समझ चुके हैं। आप सभी जो डाटा है उसे अच्छे से नोट करके लिखेंगे ताकि पूरे के पूरे संविधान को हम कवर करेंगे। एक भी आपका जो है टॉपिक छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है इस प्रकार वीडियो बनाते रहेंगे और आपको जो है तैयारी कराते रहेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें, आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।